नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मैं लाइव लेक्चर लेने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू इंटरनेट का और वेदर के लिए मैं नहीं ले पाया, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, गति के नियम। तो सबसे पहले गति के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। और इसका हिंदी जो है वो है बल। यानी फोर्स कहने का मतलब क्या है? बल। फोर्स कहने का मतलब क्या है? बल। तो फोर्स हम लोग किसको कहते हैं? फोर्स, कभी भी हम किसी भी चीज़ को अगर धक्का लगाते हैं या फिर खींचते हैं, है कि नहीं, धक्का लगाने का काम या फिर उसको खींचने का काम, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को धक्का लगाने का या फिर खींचने का काम करते हैं, उस टाइम हम उस पर फोर्स लगाते हैं। और उस समय जो फिजिकल पैरामीटर, जो भी फिजिकल एंटिटी जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वस्तु को धकेलने के लिए या फिर खींचने के लिए, उस चीज़ को हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। उसी को हम लोग बल बोलते हैं। तो सिंपली हम लोग जो है पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स, ऐसा कहते हैं। पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। ये चीज हम लोग सिंपली कहते हैं, लेकिन यहां पर ही फोर्स का जो डेफिनेशन है वो खत्म नहीं होता है कि नहीं। फोर्स क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है, उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। उससे पहले हम लोग फोर्स जो है किस तरह का एक क्वांटिटी है, हम लोग उसको समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे, क्या, वेक्टर, है ना, वेक्टर और स्केलर, अदिश और सदिश राशियां भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर और स्केलर, है कि नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग इस फोर्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, उस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। यह एक सदिश राशि है। फोर्स कैसा राशि है? बल कैसा राशि है? बल एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, है कि नहीं। अगर हम लोग इस तरह से न्यूटन को लिखते हैं तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ये किसी का नाम है ना। सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का ये नाम है, उन्हीं का ये सब जो है हम लोग कह सकते हैं सरनेम है, या फिर उनका टाइटल कह सकते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन जो है, हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यूटन को एज अ यूनिट जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एन से लिखेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे। अगर हम कैपिटल एन से लिख देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। और जब इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल एन से इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आगे इस न्यूटन को भी हम लोग इंट्रोड्यूस समझेंगे कि आखिर ये न्यूटन को हम लोग किस चीज को हम लोग ये न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या समझे? फोर्स। फोर्स क्या है? पुल एंड पुश। किसी भी वस्तु को अगर हम लोग धकेलने का काम करते हैं या फिर खींचने का काम करते हैं तो उससे हम लोग क्या, उसमें जो चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं, जो फिजिकल एंटिटी जो हम डाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। उसी को हम लोग बल बोलते हैं, है कि नहीं। उसका ऐसा यूनिट क्या है? वो न्यूटन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, फोर्स का इफेक्ट से ही हम लोग समझेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है कि नहीं। फोर्स क्या क्या कर सकता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं? फोर्स कैन मूव a stationary
फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो है उसको क्या करा सकता है, मूव करा सकता है। स्टेशनरी कहने का मतलब क्या है, स्थिर। स्थिर, जो वस्तु स्थिर है उसको जो है चलाने का काम कर सकता है कौन, फोर्स। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक गाड़ी खड़ा है या फिर कुछ भी, यहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, उसको अगर हम फोर्स लगा देते हैं पैर से, अपना एक किक लगाते हैं, तो क्या हुआ, वो फुटबॉल जो है वो क्या था, स्टेशनरी था, स्थिर था। जैसे ही हम उसमें फोर्स लगाए अपने पैरों के सहारे, उसको एक किक किए, वो फुटबॉल क्या हुआ, वो फुटबॉल भागा, यानी वो फुटबॉल क्या हो गया, मोशन में आ गया, है कि नहीं, गतिमान हो गया, गति में आ गया, है कि नहीं। तो उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स क्या कर सकता है, मूव करा सकता है कि नहीं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को जो है वो रोक सकता है कि नहीं। जैसे ही हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आता है ना, फील्डर है, बॉल आ रहा है, बल्लेबाज बॉल को मारा, है कि नहीं, तो बॉल आ रहा है तो उसको हम लोग रोकने का काम करते हैं कि नहीं। तो रोकते हैं जिस समय, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग के हाथों में चोट लगता है कि नहीं। अगर हम लोग कैच लेते हैं या फिर बॉल को रोकने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, उस बॉल को रोकने के लिए बल लगाते हैं। तो उसी को बोला जा रहा है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है कि नहीं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक रहे हैं, चलता हुआ कोई वस्तु है, उसको अगर हम रोकने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसको हम दौड़ाने का काम कर रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे फोर्स, अगला क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड लेंथ ऑफ अ बॉडी। किसी भी एक बॉडी का जो है फोर्स क्या कर सकता है, उसके लेंथ को, उसके साइज को, है कि नहीं, और उसके शेप को क्या कर सकता है, बदल सकता है। कैसे, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग अगर फोर्स लगा के खींचते हैं तो वो क्या हो सकता है, लंबा, या फिर लंबा हो सकता है, छोड़ देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर मेरे पास एक फॉर्म रखा हुआ है, फॉर्म मतलब रुई का जो बना हुआ होता है, या तकिया मेरे पास है, तो उसमें अगर फोर्स लगाते हैं हम, तो क्या होता है, वो दबता है कि नहीं। आटा हम लोग गूंथने का काम करते हैं, तो आटा में जैसे जैसे फोर्स लगाते हैं, वो क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है कि नहीं, उसका शेप चेंज होता है। फॉर्म हमारे पास रखा हुआ है कि नहीं, उसको अगर हम स्पंजी फॉर्म है, उसको दबा रहे हैं, तो क्या होगा, वो चेंज होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से फोर्स क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को साइज, शेप, लेंथ उसका चेंज कर सकता है कि नहीं। अच्छा, अगला क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है कि नहीं। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आप लोग देखते होंगे, बल्ला जो है, बल्लेबाज बल्ला पकड़ा हुआ है, बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। जैसे ही बॉल आता है, इस डायरेक्शन से बॉल आ रहा है, बल्लेबाज उस बल्ले से फोर्स लगा के क्या कर रहा है, उस बॉल का जो है मूव करने का जो डायरेक्शन है वो बदल दे रहा है कि नहीं। इधर से आ रहा है, उसको बदल के इधर डाल दिया, 4 रन चला गया, ऊपर उड़ा दिया, छक्का चला गया, है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर थोड़ा हल्का सा लगाया तो सामने ही रह गया, 1 रन या 2 रन ले सकता है वो, है कि नहीं। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, दिशा को बदल सकता है। बल जो है किसी एक चलते हुए वस्तु के दिशा को बदल सकता है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या समझे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, और फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या क्या
कर सकता है। इन सभी चीजों को समझे। अभी हम लोग इसके आगे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ फोर्स है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, उसको हम लोग अभी समझेंगे। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस का, है कि नहीं। तो हम लोग लिख पाएंगे क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। दो टाइप का फोर्स है। कौन कौन है देखिए, सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बैलेंस्ड फोर्स। इसको अगर हम लोग बोलेंगे हिंदी में तो हम लोग बोल सकते हैं संतुलित बल। क्या? बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, है कि नहीं। अभी हम एक फोटो बना रहे हैं, ठीक है, फोटो बना रहे हैं। एक फोटो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक वुडन बॉक्स है, कोई एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का कोई एक जो है बक्सा है, ठीक है, ये बॉक्स है कोई, है ना, ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है वो फोर्स लग रहा है। कैसा कैसा फोर्स लग रहा है तो देखिए, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है कि नहीं। मींस इस बक्से में जो है ये चारों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है कि नहीं, चारों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है कि नहीं। तो जब ये चारों तरफ से मान लेते हैं कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, चार तरह का फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है इस बॉडी में, इस बक्से में, चारों डायरेक्शन से, चारों तरफ से। इसमें चार रकम का मीन्स चार फोर्स लगाया जा रहा है, चार टाइप्स का नहीं, चार फोर्स लगाया जा रहा है। मीन्स चार अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स इसमें जो है वो लग रहा है कि नहीं। मतलब F1 का जो वैल्यू है, F2 का वैल्यू है, F3 का वैल्यू है, F4 का जो वैल्यू है वो अलग अलग वैल्यूज है कि नहीं। तो इस तरह का जो फोर्स है जो इसमें लग रहा है। अगर हम क्या बोले कि बैलेंस्ड फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो बैलेंस्ड फोर्स उसको बोलेंगे जब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ये चारों फोर्स का जो वैल्यू है, रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। जब इस बॉडी में लगने वाला चारों डायरेक्शन का जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। अब जैसे ही इस तरह से हम बोले, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या संभव है, यहां पर चार फोर्स लग रहा है इस बॉडी में, तो चारों फोर्स को अगर हम लोग मिला के 0 कर सकते हैं क्या? क्या 0 बनाया जा सकता है क्या? चारों फोर्स को जोड़कर 0 बनाया जा सकता है क्या? तो हां, ऐसा बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बोले क्या कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि नहीं। मान लेते हैं कि इधर से अगर हम x फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी x फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो हम लोग वेक्टर के रेस्पेक्ट में बोल पाएंगे कि इधर से लगने वाला जो फोर्स है अगर x है तो इधर से लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं। ऑपोजिट वेक्टर हम लोग पढ़े थे, स्केलर और वेक्टर वाला जो है चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर मींस क्या? जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? जस्ट ऑपोजिट हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो? एक दूसरे से उल्टा हो, विपरीत हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन का वैल्यू क्या होता है? एक, और उसका दूसरा जो वैल्यू होता है वो जस्ट उसका क्या होता है? नेगेटिव इनवर्स होता है। मींस जो है एक प्लस में तो एक माइनस में, है कि नहीं। तो उसी तरह अगर हम इन दोनों फोर्स को जोड़ने का काम करें, F3 और F2 को अगर जोड़ने का काम करें तो क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस x।
तो देखिए x और प्लस माइनस माइनस x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम यहां पर बोले कि ये y फोर्स नीचे लगाया जा रहा है और y फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये अगर प्लस y है तो ये माइनस y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है कि नहीं। तो फिर से जब दोनों को जोड़ेंगे हम y प्लस माइनस ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और y कट जाएगा, है कि नहीं, तो वो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अब जब ये चारों को हम जोड़ देंगे तो वो 0 बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि नहीं। किस तरह से बन सकता है यहां पर पता चल रहा है कि नहीं। तो इस तरह का जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर, इस तरह का जो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस्ड फोर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि when the resultant force acting on a body is 0, then the force is known as बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पे लगने वाला हर एक बल का जो रिजल्टेंट बल होगा वो अगर शून्य होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि when the sum of all the forces acting on a body is 0 is equals to 0, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। रिजल्टेंट बोले या फिर सम बोले, बात बराबर है। रिजल्टेंट मैंने कहने का मतलब क्या है कि सारे लगने वाले फोर्स का जो समेशन है उसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, है कि नहीं। तो वही है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स, देन द फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स, देन द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। हम लोग कहने का तरीका अलग अलग भी कर सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन बात जो है वो एक ही है। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। अब अभी थोड़े ही देर पहले हम लोग क्या समझे कि बैलेंस्ड फोर्स अभी हम लोग पढ़े, और हम लोग इससे पहले थोड़ा देर पहले क्या पढ़े, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हम लोग अभी एक चीज डिस्कस करेंगे क्या, कि क्या किसी भी बॉडी पे अगर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दिखेगा क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखेगा क्या, आप बताइए। तो आप सभी कमेंट बॉक्स पे इसको लिखकर बताएंगे कि क्या वहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स दिखेगा कि नहीं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इस सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे या फिर कमेंट पे ही हम मेंशन करेंगे। तब तक आप सोच विचार करके कमेंट बॉक्स पे आप इसका जवाब दीजिएगा कि क्या बैलेंस्ड फोर्स में किसी भी बॉडी पर अगर एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो क्या उसमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स नजर आएगा कि नहीं, ये आपका सवाल, ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे जो है वो बताना है कि उसमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ फोर्स पे, ठीक है। अगला टाइप ऑफ फोर्स जो है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम लोग नॉन बैलेंस्ड फोर्स के भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है, असंतुलित बल। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा फोटो बनाते हैं, जिस तरह पिछले में हम बनाए थे, जस्ट उसी तरह का एक बॉक्स जो है
हमारे बीच रखा गया है कि नहीं। कोई भी बॉक्स हो सकता है, वो टीने का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है वो, है कि नहीं। तो इस पे जो है 4 फोर्स लग रहा है, उसी तरह से जिस तरह पिछले वाले बॉक्स में लग रहा था, है कि नहीं। तो इधर से जो लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। तो ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4, 4 फोर्स इस बॉक्से पे लग रहा है। तो अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स कब होगा, है कि नहीं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कब होगा, देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ऐसा कंडीशन आ जाए, है कि नहीं, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन, कि जब लगने वाला, किसी एक बॉडी पे लगने वाला हर एक फोर्स का सम जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मींस क्या, कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स acting on a body is नॉन जीरो या फिर नॉट इक्वल्स टू 0, then the force is known as unbalanced force. Then the force is known as what? Unbalanced force. जब किसी एक बॉडी पर लगने वाला हर एक बल का जो सम है वो 0 के बराबर अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि F1, F2, F3 और F4 आपस में जुड़कर क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। तो उस समय उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। उस समय उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे, है कि नहीं। समझ में आया, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़े बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा जो है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब जो सवाल हम किए थे उसका जवाब भी जो है हम बता ही दे रहे हैं इसी वीडियो पे, इसी लेक्चर पे, ठीक है। जो बच्चे कोशिश किए वो बहुत अच्छे हैं और जो नहीं कोशिश किए उनको कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें क्या कि किसी एक बॉडी पर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से अगर फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, 0। कहने का मतलब है कि इसमें ना तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी जो है ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही इस डायरेक्शन में करेगा, है कि नहीं। उसी तरह अगर ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट अगर एक दूसरे के क्या हो जाए, कैंसल आउट कर दे और 0 कर दे, तो क्या ये बॉडी ना तो ऊपर की ओर आ जाएगा और ना ही ये बॉडी नीचे की ओर आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर किसी एक बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो वो मूव नहीं करेगा और उसमें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है वो दिखेगा ही नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, है कि नहीं। जितना भी इफेक्ट हम लोग पढ़े अभी, इसमें से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमको किसी एक बॉडी पर इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना हो तो हमको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। जिधर का फोर्स अनबैलेंस होगा उसी डायरेक्शन में वो बॉडी क्या होगा, मूव करने लगेगा। जिधर का फोर्स अनबैलेंस्ड होगा उसी डायरेक्शन में जो बॉडी आ रहा होगा उस डायरेक्शन का वो बॉडी क्या होगा, रुक जाएगा।
है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं क्या कि किसी एक बॉडी पर लगने वाला अनबैलेंस्ड फोर्स ही उस बॉडी में फोर्स का इफेक्ट को दिखाने का काम करता है। तो बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी पर उसका इफेक्ट जो है देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के द्वारा ये गति के जो नियम हैं वो दिए गए थे, इसीलिए उनके सम्मान में इस लॉज ऑफ मोशन को कहा गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मीन्स न्यूटन के द्वारा दिया गया वो गति के नियम। तो न्यूटन के द्वारा दिया गया गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया गति के 3 नियम हैं। गति के 3 नियम हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग गति का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगले लेक्चर जो लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 वर्जन होगा, उसमें हम लोग सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के साथ आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं या कहते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, वो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, जड़त्व के कॉन्सेप्ट को बताता है कि नहीं। अब ये इनर्शिया क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे कब? जब हम लोग फर्स्ट लॉ को समझ लेंगे। फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या बोलता है कि अगर कोई एक बॉडी चल रहा है, अगर कोई एक बॉडी चल रहा है तो वो चलता रहेगा। अगर कोई एक बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। फिर से सुनिए, क्या कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। आगे क्या कंडीशन है उसको भी सुनिए। कंडीशन ये है कि जब तक इसमें कोई बाहरी बल जो है वो ना लगे। बाहरी बल कहने का मतलब क्या है, हम पहले ही आपको बता चुके कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही इफेक्ट ऑफ फोर्स को जो है वो दिखा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी एक बॉडी में जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बॉडी ना तो मूव कर सकता है और ना ही रुक सकता है कि नहीं। ना ही मींस जब तक किसी एक बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तब तक ना वो बॉडी चल सकता है और ना ही रुक सकता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई बॉडी चल रहा हो तो उसको रोकने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स का होना जरूरी है, और अगर कोई एक बॉडी रुका हुआ हो तो उसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स का होना जरूरी है ताकि उसको हम क्या कर सके, मूव करा सके। और अगर कोई एक बॉडी चल रहा हो तो उसको रोकने के लिए हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स का जरूरत पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी को हमको चलाना हो या फिर उसको रोकना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स का जरूरत पड़ेगा। एक अनबैलेंस्ड फोर्स हमको लगाना पड़ेगा और उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल, है कि नहीं, बाहरी बल। तो न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि अ बॉडी, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ अ बॉडी is in rest it will remain in rest until or unless any external force acts on it। तो हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि एक बॉडी मींस एक वस्तु अगर वो गति में हो या फिर एक वस्तु स्थिर हो तो वो तब तक गति में या फिर स्थिर रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, है कि नहीं। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी
if a body is in motion, it will remain in motion. And if a body is in rest, it will remain in rest until or unless an external force acts on it, है कि नहीं। जब कोई भी एक बॉडी अगर चल रहा हो तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, और अगर कोई एक बॉडी विराम अवस्था में है तब तक वो विराम अवस्था में रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगे, है कि नहीं। तो यही से कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का जो है जन्म होता है। इनर्शिया कहने का मतलब क्या है? जड़त्व कहने का मतलब क्या है कि जिससे जो वस्तु जुड़ा हुआ ही रहना चाहता है, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर हम मोशन में हैं तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, अगर हम स्थिर हैं तो हमें स्थिर ही रहना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जो है इनर्शिया कहा गया, जड़त्व कहा गया, है कि नहीं। तो इनर्शिया अब कितना टाइप का है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग बोलते हैं इसी को, इनर्शिया जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कितना है? तो दो टाइप का है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन सबसे पहला, और दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये दो जो है इनर्शिया का लॉ है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का भी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या करें, एक शीशा है हमारे यहाँ पास में रखा हुआ है ना, एक शीशा का जो है पैनल मेरे पास रखा हुआ है कि नहीं। अगर हम उसको एक पत्थर ले और इस तरह से मारे तो वो शीशा पूरा चकनाचूर हो जाता है कि नहीं। लेकिन अगर उसी शीशे को एक बुलेट आकर अगर स्ट्राइक करे, बुलेट कहने का मतलब है कि बंदूक का गोली अगर आकर उसको स्ट्राइक करे तो वो एक छेद करते हुए बाहर की ओर निकल जाता है, मतलब इस पार से उस पार हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का क्या मतलब है कि ये जो शीशा था वो रेस्ट में था, है कि नहीं, और वो बुलेट जो है वो मोशन में था। तो ये शीशा जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहा, कहने का मतलब क्या है, ये मोशन में आना नहीं चाहा और बुलेट जो है उसको छेद करते हुए निकल गया, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में सफर करते हैं तो जब जो है गाड़ी चल रही है, अचानक से जब रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उस बस के साथ या फिर उस ट्रेन के साथ क्या मोशन में था, गति में था, इनर्शिया ऑफ मोशन, है कि नहीं। तो उसी मोशन में वो रहना चाह रहा था, इसीलिए हमारा बॉडी जो है वो आगे की ओर जा रहा था जबकि बस रुक चुका था। उसी का अगर उल्टा हम लोग देखें, अगर हम लोग बस खड़ी है, हम लोग बैठे हुए, ट्रेन खड़ी है और बैठे हुए हैं, और अगर ट्रेन खुलती है या फिर बस खुलती है तो हम लोग पीछे की ओर जो है झुकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है रेस्ट में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हम लोग क्या हो रहे हैं, पीछे की ओर झुक रहे हैं, मतलब रेस्ट में ही हमारा बॉडी रहना चाह रहा था। उस बस के साथ या फिर उस ट्रेन के साथ जो है वो मोशन में नहीं आना चाह रहा था, है कि नहीं। तो इसी के कारण जो है
यहाँ पर जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वहीं पर से इनर्शिया का जो है वो जन्म होता है। इनर्शिया का यहीं से पता चलता है हम लोग को, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है। इसीलिए इसको कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और कभी कभी क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स के मोशन का किस लॉ को कहा गया है कि नहीं, या फिर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कि लॉ ऑफ इनर्शिया। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से न्यूटन्स के किस लॉ ऑफ मोशन को, गति के किस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम से जाना जाता है, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग आज न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग देखें, और यहाँ पर जो है हम लोग इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को भी समझने का कोशिश किए, और उसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके भी देखें कि इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट आखिर में होता क्या है, और हम लोग उसको किस तरह से फील कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके पार्ट 2 वर्जन में हम लोग जो 2 नियम और बच गए हैं, 2 लॉ जो है सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।